नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एलिस एलेक्स पर। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कौन-कौन से होते हैं? एक आपका संवैधानिक विकास हो जाता है, विशेषताएं हो जाती हैं, संघ राज्य क्षेत्र हो जाते हैं, प्रमुख जो भाग होते हैं, संविधान के जो प्रमुख भाग होते हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। मौलिक कर्तव्य जो इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं हर बार। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वो भी सब आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। आप कह सकते हैं कि संविधान का पूरा निचोड़ जो है आपको इसी एक वीडियो में मिल जाएगा और इसमें लगभग आपको 250 से 300 के आसपास क्वेश्चन मिलने वाले हैं। सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं, यूपी का है चाहे यूपी से बाहर का है, कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं, सारे क्वेश्चन आपके इसी तरह के बनते हैं। इससे बाहर आपके क्वेश्चन कभी नहीं जाते हैं और विद डिटेल हम इनको देखने की कोशिश करेंगे और विद डिटेल देखेंगे तो आपके माइंड में जो है ज्यादा समय तक चीजें स्टोर रह सकती हैं। ठीक है, तो विद डिटेल हम इनकी देखने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये हम देख लेते हैं। और अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा वीडियो। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। अवशिष्ट शक्तियों के विचार के लिए भारतीय संविधान ने किस देश से संदर्भ लिया है? अवशिष्ट जो शक्तियां होती हैं उसके विचार के लिए भारतीय संविधान ने किस देश से संदर्भ लिया है, ये आपको बताना है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हम आपको दिखा देते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एएसओ की परीक्षा में और ये 2022 में ही पूछा गया है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाता है आंसर डी, यानी कनाडा। अवशिष्ट शक्तियों के विचार के लिए भारतीय संविधान ने कनाडा के देश से संदर्भ लिया है। बात करेंगे इससे बनने वाले जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं, जिनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हो जाएगा जो भारतीय संविधान के प्रावधान है कहाँ-कहाँ से लिए गए हैं और ये हो जाते हैं इधर आपके देश। तो सबसे पहले जो अवशिष्ट शक्तियां हैं उनका जो विचार है कनाडा से लिया जा गया है। मौलिक अधिकार, ये सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये हो जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका से। नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड से लिए गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। और संसदीय जो शासन प्रणाली है वो ब्रिटेन की सबसे अच्छी है, तो ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली हमने अपने संविधान में ली है। ठीक है, इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? जो अनंतरिम सरकार होती है उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर दिखाया गया है जवाहरलाल नेहरू। इनके द्वारा जो गठित की गई थी अनंतरिम सरकार कैबिनेट मिशन योजना के तहत, उसका जो है नेतृत्व किया गया था। बात करेंगे इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, ये तो आपने देख लिया, इसका आंसर जो करेक्ट हो जाता है जवाहरलाल नेहरू। और अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू के पास प्रधानमंत्री के पद के साथ साथ राष्ट्रमंडल और विदेशी मामलों का विषय भी था, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से ये भी आपको याद रखना है कि सरदार पटेल जो है गृह मंत्री थे, सूचना प्रसारण विभाग के मंत्री थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री थे, और राजगोपालाचारी शिक्षा विभाग के मंत्री थे। ठीक है, इस तरह से भी आप इनको याद रख सकते हैं। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और यही क्वेश्चन आपसे सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आप किसी भी चीज का एग्जाम दे रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मुख्य विशेषता नहीं है? भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, वो कौन सी हो जाएगी? त्रिस्तरीय सरकार है, ये आपका करेक्ट हो जाता है, त्रिस्तरीय सरकार हो जाती है। और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हो जाएगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हो जाएंगे। और ये कह रहा है कि सबसे छोटा लिखित संविधान, तो ये गलत हो जाएगा। सबसे छोटा लिखित संविधान नहीं है, ये हो जाएगा सबसे बड़ा लिखित संविधान, सबसे लंबा लिखित संविधान कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं भारतीय संविधान ये छोटा नहीं है, तो ये सबसे लंबा हो जाता है लिखित संविधान। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें 22 भाग है, 12 अनुसूची। संविधान था उस समय हमारी 8 अनुसूची थी। उसके बाद जो है इसमें संविधान में संशोधन हो जाते हैं, तो 12 अनुसूची इस समय हो जाती हैं। उसी तरह से 395 जो है अनुच्छेद थे, और ये बढ़ते बढ़ते अब लगभग 400 से ज्यादा हो गए हैं, है ना। तो 490 के आसपास हैं। 490 के आसपास जो है फिलहाल अनुच्छेद मिल जाते हैं, लेकिन वो अनुच्छेद जो मूल अनुच्छेद है वो 395, लेकिन जो बढ़े हैं वो बढ़े हैं कै ख ग, इस तरह से जो उनको बढ़ाकर लगभग 490 के आसपास उनको पहुंचा दिया गया है। ठीक है, इसी तरह से जो है आप इसको याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा हमारा, क्या संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, ये आपको बताना है। तो मुख्य विशेषता ये नहीं है इसकी प्रतिबद्ध जो न्याय तंत्र है,
ये आपका प्रतिबद्ध नहीं है। इस तरह से जो है आप इसको याद रख सकते हैं। बात करेंगे इससे भी बनने वाले जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। दिए गए विकल्पों में अर्धसंघीय संरचना, शक्तियों का जो पृथक्करण और भारतीय संविधान का लिखित होना और संविधान का सर्वोच्च होना भारतीय संविधान की विशेषता है। ठीक है, ये जो सभी दी गई हैं यहाँ भारतीय संविधान की विशेषता हो जाएंगी। अर्धसंघीय संरचना हो जाएगी, शक्तियों का वितरण हो जाएगा, लिखित संविधान और संविधान की जो है वो सर्वोच्चता भी हो जाती है। ठीक है, ये सभी हो जाते हैं, लेकिन बी जो है ये आपका आज हो जाता है इनकरेक्ट। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार आपकी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। और ये इसके बारे में बात करेंगे, ये इसकी डिटेल हो जाती है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। कब प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को। और बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बी एन राव की बात करेंगे तो ये संवैधानिक जो सलाहकार समिति थी उसकी भूमिका का इन्होंने निर्वहन किया था। ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्रारूप समिति के ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद या श्रेष्ठ स्वरूप है। संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप क्या हो जाएगा भारत जैसे देशों के लिए? तो ये हो जाएगा सहकारी जो संघवाद होता है ये आपका हो जाता है श्रेष्ठ स्वरूप। तो ये हो जाएगा भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का जो श्रेष्ठ स्वरूप ये सहकारी संघवाद है। और जी ऑस्टिन के अनुसार भारत का जो संविधान सहकारी परिसंघीय संविधान है। इसी वियर के अनुसार भारत का जो संविधान है वो अर्धसंघीय संविधान है। इनकी जो परिभाषाएं उनसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपसे पूछा जाएगा जी ऑस्टिन के द्वारा क्या कहा गया है संविधान को, और केसी वियर के द्वारा क्या कहा गया है संविधान को। ये भी आपको याद रखना है, इनसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन ये बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है और ये लोअर में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बात करेंगे जो आपका प्रथम अधिवेशन हुआ है संविधान का, तो ये हो जाता है 9 दिसंबर 1946 को। और बात करेंगे दूसरे की, तो दूसरा हम आपको बता देते हैं तो दूसरा कौन सा हो जाता है। संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन है ये 9 दिसंबर 1946 को हो जाता है। और इसके अस्थायी अध्यक्ष आपसे बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अस्थायी अध्यक्ष हो जाते हैं इसके वयोवृद्ध सदस्य होने के कारण सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था इसका अस्थायी अध्यक्ष। 2 दिन बाद संविधान सभा की एक और बैठक होती है और ये 2 दिन बाद ही होती है 11 दिसंबर 1946 को। और इसमें स्थायी सदस्य बना दिया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष पद के रूप में चुना गया था। ठीक है, ये निर्विरोध इनको चुना जाता है संविधान सभा के द्वारा। अस्थायी अगर पूछा जाएगा तो वो आपके हो जाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी आपसे पूछा जाएगा तो राजेंद्र प्रसाद। और ये बातें सभी जानते हैं। संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन हुए थे, ये भी आपको याद रखना है कितने अधिवेशन हो जाते हैं संविधान सभा में। तो 12 अधिवेशन हो जाते हैं संविधान सभा में। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन जो है 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत कर लिया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। और 24 जनवरी 1950 को एक और बैठक हुई जिसमें सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किया गया। और 26 जनवरी 1950 को इसको जो है पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया है। ये सारे पॉइंट जितने भी आपको दिए गए हैं ये सारे पॉइंट जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इनसे ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। ये सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है आपके। भारतीय संविधान में संघवाद निम्न में से किस देश से लिया गया है? संघवाद किस देश से लिया गया है? ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ये दोबारा से रिपीट है क्वेश्चन। तो ये हो जाता है कनाडा के संविधान से। ठीक है, संघवाद जो है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसके बाद बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अन्य देशों से क्या क्या लिया गया है, तो यूएसए की बात करेंगे जो आपका यूएसए के संविधान से। तो इससे आपके मूल अधिकार हो जाते हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो जाती है, न्यायिक पुनरावलोकन हो जाता है, उसका सिद्धांत हो जाता है, और उपराष्ट्रपति का पद हो जाता है, उच्चतम न्यायालय के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना, और राष्ट्रपति पर महाभियोग। ये भी आपसे पूछा जाता है बार बार आपकी परीक्षाओं में। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये हो जाता है यूएसए के संविधान से। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान की बात करेंगे तो संवृत्ति सूची ये भी बार बार पूछी जाती है। व्यापार नहीं पूछा जाता, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ये भी आपसे पूछा जाता है।
सदनों की संयुक्त बैठक जो है ये हो जाती है, ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से और समवर्ती सूची है सबसे ज्यादा आपसे पूछी जाती है। इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते रहे हैं। मोंटफोर्ट सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? मोंटफोर्ट सुधार हो जाते हैं तो इनकी जो महत्वपूर्ण विशेषता ये हो जाती है आपकी सी केंद्र एवं रियासत के साथ साथ द्वैध शासित रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन करना, ये हो जाती है इसकी जो है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता। और बात करेंगे इसके बारे में तो ये हो जाता है भारत शासन अधिनियम जो आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, मॉन्टफोर्ड सुधार, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ये कब आता है? सबसे पहले तो ये याद रखने 1919 में आता है और इस अधिनियम के तहत पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई थी। इसी के जरिए द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई थी। ठीक है, तो केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की जाती है 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा और इसको जो है केंद्र तथा प्रांतों में बांटा गया और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई और इस अधिनियम में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली भी अपनाई गई थी। जो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है वो अपनाई गई थी, ये हो जाता है आपका 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और द्वैध शासन का जो सिद्धांत था लियोनेल कार्टिस नामक अंग्रेज ने अपनी पुस्तक डायर की में प्रतिपादित भी किया है। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया जाता है 26 नवंबर 1949 को और लागू कब किया जाता है? तो लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950 को। बात करेंगे इसके बारे में। भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था और 26 जनवरी 1950 को इसको प्रभावी बना दिया गया और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है और यही इसकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे और ये संविधान सभा की और ये संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। ठीक है, ये हो जाती है मूल संविधान में जिस समय संविधान को लागू किया गया था उस समय हो जाते हैं इसमें 22 भाग हो जाते हैं, 8 अनुसूचियां और 395 इसमें कुल अनुच्छेद हो जाते हैं और इसके बाद जो है संविधान में संशोधन होता रहता है और प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है संविधान दिवस कब मनाया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 1946 की जो अनंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाते हैं आपके जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये हो जाते हैं कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष और यहाँ आप देख सकते हैं कौन कौन और हो जाते हैं। तो ये हो जाते हैं भारत की जो अनंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को नवनिर्वाचित संविधान सभा द्वारा किया गया था और कार्यकारी परिषद के जो उपाध्यक्ष हैं वो हो जाते हैं आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। गृह मामले सूचना प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाते हैं। रक्षा मंत्री की बात करेंगे, ये आपसे पूछ लिया जाता है। अगर डीप क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आपसे पूछा जाएगा रक्षा मंत्री कौन थे? तो ये थे बलदेव सिंह। श्रम मंत्री जगजीवन राम हो जाते हैं। ये डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे यूपीएससी में और यूपी पीसीएस में इस तरह के क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं। रेलवे और परिवहन मंत्री ये आपके हो जाते हैं आसिफ अली। ठीक है, इस तरह से आप इनको सभी को याद रख सकते हैं और ये वो क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और इनसे बाहर क्वेश्चन कभी नहीं जाते हैं। भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? गृह मंत्री पूछे गए हैं कौन थे? तो गृह मंत्री हो जाते हैं आपके, अभी हम आपको बता चुके हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ये प्रथम गृह मंत्री हो जाते हैं। जगजीवन राम ये प्रथम श्रम मंत्री हो जाते हैं। मोरारजी देसाई ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हो जाते हैं और गोविंद वल्लभ पंत ये इंपॉर्टेंट है, तो ये हो जाते हैं यूपी के पहले मुख्यमंत्री और भारत के 4th नंबर के ये गृह मंत्री। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत हो जाते हैं। भारतीय संविधान में कितने शब्दों का बना है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और ये लोअर में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बड़ी परीक्षाओं में और छोटी परीक्षाओं में केवल वन लाइनर क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं। और यहाँ जो है इसको गलत दिखाया गया है। भारतीय संविधान इसका सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसमें लगभग जो है 1,17,369 शब्दों से बना हुआ है और इस तरह का ऑप्शन जो है कहीं भी नहीं दिया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बेशक ऑप्शन में नहीं दिया गया है लेकिन आपको जो है ये फिगर याद रखनी है। भारत का संविधान लिखा गया था। भारत का संविधान कितने वर्षों में लिखा गया था ये आपसे पूछा गया है।
तो ये हो जाता है 2 वर्ष से अधिक, किंतु 3 वर्ष से कम इसमें समय लग जाता है। टोटल की बात करेंगे तो टोटल इसमें कितना समय लग जाता है? तो टोटल इसमें लग जाता है आपका 2 साल 11 माह और 18 दिन। और ये क्वेश्चन जो है जूनियर असिस्टेंट में यानी कनिष्ठ सहायक में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है? यही आपसे पूछा जाएगा। और संविधान के प्रारूप की बात करेंगे तो कुल 114 दिन बहस हुई थी और संविधान के निर्माण में 63,96,729 रुपए का जो है खर्च हुआ था, ठीक है? ये भी आपको याद रखना है। कब हो जाता है? 26 नवंबर 1949 को ये पारित हो जाता है और 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भारतीय संविधान को माना जाता है। भारतीय संविधान को क्या माना गया है? तो भारतीय संविधान को माना जाता है रूप विधान में, संख्या और भावना में एकात्मक। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और बात करेंगे इसके बारे में, तो एकात्मक संविधान की बात करेंगे वह है जिसके अंतर्गत सारी शक्तियां एक सरकार में निहित होती है, ठीक है? इसको कहा जाता है एकात्मक। और संघात्मक की बात करेंगे, वह शक्तियां जिसमें केंद्र और राज्यों में विभाजित रहती है तथा दोनों स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करती हैं। और यह विभाजन इस प्रकार का किया गया है जिससे वे कार्य करने अपने अपने क्षेत्र में पूर्णतः स्वतंत्र हो जाते हैं, साथ ही एक दूसरे के सहयोगी भी हों और एक दूसरे के विरोधी भी हों, ठीक है? ये हो जाता है आपका संघीय संविधान। और बात करेंगे प्रोफेसर केसी वीर के अनुसार भारतीय संविधान, ये हम आपको पहले बता चुके हैं, भारतीय संविधान अर्ध संघीय है केसी वीर के अनुसार। और जेनिंग्स के अनुसार भारतीय संविधान एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है, ठीक है? इस तरह से भी आप इनको याद रख सकते हैं। और ये क्वेश्चन आ जाता है ग्राम विकास अधिकारी में, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सा संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? कौन हो जाएगी जो इनमें से महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है संविधान की? तो संविधान, ये लिखित संविधान है, करेक्ट हो जाएगा। यह अनुनय इसमें संशोधित किया जा सकता है, बिल्कुल ये संशोधित भी किया जा सकता है। और ये एकल, क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है, तो ये भी हो जाएगा, एक संघीय संविधान हो जाएगा। ये आपके सभी जो हैं करेक्ट हो जाएंगे। और बात करेंगे इसमें राज्य के राज्यपाल, सांसदों, विधायकों को परामर्श से संशोधित किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। इसको जो है इनके परामर्श से संशोधित नहीं किया जाता है। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है? ये आप देख सकते हैं, ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया क्वेश्चन है। और भारतीय संविधान का भाग 20 अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, संविधान का जो संशोधन है वो किस अनुच्छेद में निहित है? तो ये हो जाएगा 368। भाग हो जाएगा इसका 20 और अनुच्छेद हो जाता है 368। और इसमें भारत में संविधान सभा को शक्ति संसद को ही दी गई है, ठीक है? ये संसद के पास अधिकार है, ना कि ऊपर कहाँ दिखाया गया है। तो ऊपर ये आपसे कहा गया है कि राज्यपाल और राज्य के जो राज्यपाल हैं, सांसद और विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जाता है, तो ये इसीलिए गलत हुआ है, ठीक है? तो ये जो है किसके द्वारा संशोधित होगा? तो ये हो जाएगा संसद के द्वारा संशोधित, ठीक है? ये आपको याद रखना है। और जैसा आप जानते हैं, इसकी जो प्रक्रियाएं हैं, 3 प्रकार की प्रक्रियाओं से आपको गुजरना पड़ता है। कौन-कौन सी हो जाती हैं? सबसे पहले साधारण बहुमत द्वारा संशोधन होता है, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन हो जाएगा, विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों के अनुसमर्थन के द्वारा संशोधन हो जाता है, ठीक है? तो ये 3 जो है आपको चरणों से गुजरना पड़ेगा संविधान संशोधन के लिए। निम्नलिखित में किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया गया था? 1935 में जो है संविधान सभा का जो है प्रस्ताव दिया गया था, तो किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था हेमन राय के द्वारा, ठीक है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है लोअर में। लोअर की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर पहली बार 1935 में संविधान सभा की मांग की थी। तो संविधान सभा की जो मांग है, ये मांग है 1935 की और ये लागू हो जाता है 15 साल बाद यानी 1950 में, ठीक है? और संविधान सभा का जो विचार है, ये दिया था एम एन रॉय के, दिमाग की ये उपज हो जाती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, संविधान सभा का जो विचार है किसने दिया था या किसके दिमाग की ये उपज थी? तो ये हो जाते हैं एम एन रॉय। और ब्रिटिश सरकार ने लिन थिन को प्रस्ताव का या अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940 में आया था। इसमें द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर संविधान सभा के गठन पर विचार करने की बात कही थी, ठीक है? ये बात कही गई थी जो लिन थिनगो थे उनके द्वारा 1940 में। और क्रिप्स प्रस्ताव यानी 1942 में आया था आपका क्रिप्स, ठीक है? ये आपको याद रखना है। अगस्त प्रस्ताव आ जाता है 1940 में, क्रिप्स आ जाता है 1942 में। और सबसे पहले भारतीयों की जो संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया गया था।
और कैबिनेट मिशन ये 1946 में आ जाता है। ये छोटे-छोटे क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और संविधान सभा द्वारा 1946 में ये अस्तित्व में आया था, ठीक है? ये भी आपको याद रखना है। संविधान से काफ़ी क्वेश्चन आपके बनते हैं और यही क्वेश्चन बनते हैं, इस वीडियो से बाहर आपका क्वेश्चन बिल्कुल नहीं जाएगा, चाहे आप कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष, तो ये हो जाते हैं एच.सी. मुखर्जी, ठीक है? यहाँ आप देख सकते हैं आंसर नंबर सी, एच.सी. मुखर्जी हो जाते हैं और राजमंडी परिषद में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद बात करेंगे, मद्रास प्रेसिडेंसी के एडवोकेट जनरल भी थे, ठीक है? ये भी आपको याद रखना है। मौलिक अधिकारों संबंधी उप समिति के अध्यक्ष हो जाते हैं जे.बी. कृपलानी। अलादी कृष्ण स्वामी की बात करेंगे तो ये मसौदा तैयार करने वाली 7 सदस्यों में से एक हो जाते हैं अल्लादी कृष्णा अय्यर। और बी पट्टाभी सीतारामन ये संविधान सभा में हाउस कमेटी के अध्यक्ष हो जाते हैं। के मुंशी की बात करेंगे संविधान सभा में ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के अध्यक्ष हो जाते हैं। ये डीप क्वेश्चन है जो यूपीपीसीएस जैसी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ये व्यायाम परीक्षक की परीक्षा में पूछा गया है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ये हो जाता है, जो आपका भारत का संविधान है संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया जाता है पूर्ण रूप से। और इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि भारत का जो संविधान है संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और संविधान के 15 अनुच्छेद यानी 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366 और ये 367, 388, 380, 388, 391, 392 तथा 393 को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। बाकी बात करेंगे जो शेष बचा था तो शेष को जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, ठीक है? तो संविधान को 2 पार्ट में जो है डिवाइड किया गया है, ये भी आप देख सकते हैं। कुछ हिस्सा लागू किया गया था 26 नवंबर 1949 को और कुछ हिस्सा उसका लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है? भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये हो जाता है 15 महिलाएं हो जाती हैं जिस समय संविधान बनता है। तो संविधान सभा में जो महिला सदस्य हैं वो हो जाती है उनकी संख्या 15, ठीक है? ये आपको याद रखना है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था और भारत के संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का जो विचार है वो सबसे पहले सर्वप्रथम जो आया था स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था, ठीक है? ये 1924 में प्रस्तुत हो जाता है स्वराज पार्टी के द्वारा। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष आपसे पूछा गया और ये हम आपको अभी बता चुके हैं। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष तो ये हो जाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा, जो हो जाते हैं स्थायी अध्यक्ष, ठीक है? तो ये हो जाते हैं संविधान सभा की जो पहली बैठक है 9 दिसंबर 1946 को हो जाती है, जिसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर को यानी 2 दिन बाद जो है इसकी एक और बैठक हो जाती है और इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं, जो स्थायी तौर पर बनाए जाते हैं वो हो जाते हैं राजेंद्र प्रसाद, ठीक है? और बी आर अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन तो ये हो जाते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये असिस्टेंट अकाउंट की परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है? ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो हो जाते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। यहाँ जो है कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाए गए हैं। 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया था, ठीक है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष हो जाते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और प्रारूप समिति के जो सदस्य हैं उनसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से सदस्य हो जाते हैं आपको ये जान लेना जरूरी है कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। तो प्रारूप समिति में सदस्य हो जाते हैं आपके साथ। कौन कौन से सदस्य हो जाते हैं तो ये हो जाते हैं, सबसे पहले अध्यक्ष की बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाते हैं। दूसरा बात करेंगे ये सदस्य हो जाते हैं एन गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरे हो जाते हैं अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। डॉक्टर के एम मुंशी हो जाते हैं। सैयद मोहम्मद सादुल्ला हो जाते हैं। एन माधव राव हो जाते हैं और टी कृष्णामाचारी हो जाते हैं। और इन्होंने बस 1949 में डीपी खेतान की मृत्यु के बाद इनकी जगह ली थी, ठीक है? सकते हैं राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विद्या से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकार करती है।
यह कथन किसका है? ठीक है, और ये कथन जो है ये आपसे पूछा गया है कनिष्ठ सहायक की परीक्षा में 2016 में। और इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विद्या से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। ठीक है, तो ये कथन हो जाता है आपका बी आर अम्बेडकर जी का। और बात करेंगे इनके बारे में, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ये आप सब जानते हैं। और इनके जो अंतिम भाषण में राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य समझाते हुए इन्होंने कहा था, इन्होंने समझाया था जो राजनीतिक प्रजातंत्र है उसका जो है इन्होंने तात्पर्य समझाया था कि राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विद्या से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकार करती है। और कानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर की दवा है, और जब राजनीतिक शरीर बीमार पड़े तो उसे जरूर दवा दी जानी चाहिए। यह कथन हो जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे पहले यानी संवैधानिक विकास से संबंधित। अब हमारा दूसरा पॉइंट आ जाता है, दूसरा जो सब टॉपिक है ये आ जाता है हमारा संघ और राज्य क्षेत्र। ठीक है, चलिए देख लेते हैं संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। पूरा जो है संविधान हम कवर करने वाले हैं एक ही वीडियो में, और इसमें जितने भी आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे यूपी पीसीएस की परीक्षा है, चाहे कनिष्ठ सहायक की, चाहे यूपी पैट की है, सभी परीक्षाओं के लिए, यूपी ट्रिपल एससी की आपकी कोई सी भी परीक्षा है, ये सभी परीक्षाओं के लिए इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? बर्मा को भारत से अलग किया गया था, तो ये कौन सा जो है अधिनियम हो जाता है बर्मा को भारत से अलग करने वाला? तो ये हो जाएगा आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। और भारत सरकार का अधिनियम जो हो जाता है ये 1935, इसके द्वारा बर्मा को अलग किया गया है भारत से। ठीक है, और बाकी जो प्रावधान है वो भी हम देख लेते हैं। बाकी की बात करेंगे तो इस एक्ट के द्वारा जो है पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रयास किया गया था। प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई थी। ठीक है, वो भी इसी एक्ट के द्वारा यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। तीसरा पॉइंट हो जाता है संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, वो भी इसी एक्ट के द्वारा की गई थी, संघीय न्यायालय की स्थापना। और इस अधिनियम के तहत विषयों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। एक हो जाता है संघ सूची में 59 विषय आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संघ सूची में 59 जो है विषय हो जाते हैं, राज्य सूची में 54 विषय हो जाते हैं, और समवर्ती सूची में हो जाते हैं आपके 36 विषय। ठीक है, ये सारे जो है आपको याद रखना है, यहाँ से ये आपके क्वेश्चन बनते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम को एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है तथा दासता का अधिकार पत्र कहा था। ठीक है, इसी को जो है कहा था भारत सरकार अधिनियम 1935 को। भारतीय संविधान का एक कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? कौन सा संविधान का अनुच्छेद कहता है कि भारत जो है राज्यों का एक संघ होगा? तो ये कहता है अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत जो है, भारत अर्थात इंडिया, तो ये हो जाएगा राज्यों का संघ। बात करेंगे इसके बारे में, भारत के राज्य और उनके राज्य क्षेत्रों को पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है। और बात करेंगे अनुच्छेद 2 के बारे में, तो ये नए राज्यों का जो प्रवेश हो जाता है ये हो जाता है अनुच्छेद 2 में। और अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों की सीमाओं में परिवर्तन, ये हो जाता है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 4 की बात करेंगे तो पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का अधीन ये बनाई गई विधियां हैं। ठीक है, ये हो जाता है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में, भारत की स्वतंत्रता के समय कितनी रियायतें आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त थी? मान्यता प्राप्त यानी मौजूद थी उस समय जो रियायतें थी, तो ये हो जाती हैं 565। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे एसओ की परीक्षा में पूछा गया है। 565 रियायतें हो जाती हैं उस समय। बात करेंगे इसके बारे में, तो भारत की स्वतंत्रता के समय 565 देशी रियासतें जो है अस्तित्व में थी, जिसमें भारत का लगभग 48% क्षेत्र और 20% जनसंख्या शामिल थी। आजादी के समय ब्रिटिश शासन ने घोषणा की थी कि जो रजवाड़े हैं या तो भारत या फिर पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। और 22 जून 1947 को भारत सरकार द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया था। ठीक है, कब बनाया गया था? 22 जून 1947 को बनाया गया था।
और 15 अगस्त 1947 तक हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर को छोड़कर अन्य सभी रियासतों के विलय सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। 15 अगस्त 1947 तक केवल 3 बच जाते हैं, एक हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर को छोड़कर बाकी सभी ने जो है सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है। संविधान का जो अनुच्छेद 1 है वो भारत को क्या घोषित करता है? तो ये घोषित करता है संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र घोषित करता है भारत का जो संविधान है भारत को, और ये हम आपको बता चुके हैं और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है ये घोषणा करता है कि भारत जो है राज्यों का संघ है, को उत्तर प्रदेश के हिमालय पहाड़ी क्षेत्रों में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया था। कब आया था उत्तर प्रदेश के हिमालय पहाड़ी क्षेत्रों में उत्तराखंड नामक एक नया क्षेत्र? तो ये आ जाता है 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर सन 2000 को अस्तित्व में आ जाता है एक उत्तराखंड नामक एक नया राज्य, और ये बन जाता है उत्तर प्रदेश से अलग होकर। बात करेंगे इसके बारे में। उत्तराखंड जो है उत्तर भारत में स्थित एक विशेष दर्जा प्राप्त राज्य है, जिसका गठन 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग कर 27वें राज्य के रूप में किया गया है। और वहीं बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की स्थापना हो जाती है 1 नवंबर 2000 को। झारखंड की स्थापना की बात करेंगे 15 नवंबर 2000 को हो जाती है। और वर्तमान में जो भारत में इस समय जो है 28 राज्य हो जाते हैं और 8 आपके हो जाते हैं केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, ये वर्तमान की बात है, तो 28 राज्य हो जाते हैं, केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं 8। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? भाषा के आधार पर आपसे पूछा गया राज्यों का जो पुनर्गठन है वो किस वर्ष किया गया था? तो ये किया जाता है 1956 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का लोग केंद्र सरकार की जो योजना थी वो फजल अली की अध्यक्षता में, और इसके जो अन्य सदस्य हो जाते हैं हृदय नाथ गुजरू तथा के एम पनिक्कर। इन्होंने जो है राज्य में पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया था। राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन है वो 1953 में किया जाता है, और आयोग ने 16 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों के गठन का सुझाव दिया था। ये स्टार्टिंग की बात है, जब राज्यों का गठन किया जा रहा था तो उस समय बनाने की बात थी कि 16 राज्य बनाए जाएंगे और 3 संघ राज्य क्षेत्र बनाए जाएंगे। लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के अंतर्गत 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्रों का गठन किया गया था। ठीक है, ये स्टार्टिंग की बात है, जिस समय 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, तो उसमें इस तरह से जो है किया गया था। त्रिपुरा को कब भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो ये दिया जाता है 1972 में। त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है 1972 में। ये क्वेश्चन पूछा गया है कनिष्ठ सहायक यानी जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा में, और जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा आने वाली है, और आरओ की परीक्षा भी आने वाली है मात्र 2 महीने बाद। ठीक है, अप्रैल और मई का आपके पास समय है, और जून जुलाई में जो है आपकी परीक्षाएं होना संभावित है। बात करेंगे इसके बारे में, तो त्रिपुरा जो है वर्ष 1972 में पूर्ण राज्य बन जाता है, और त्रिपुरा एक उत्तर पूर्वी राज्य है, आप सभी जानते हैं त्रिपुरा की स्थिति, और ये देश का तीसरा छोटा राज्य है। तीसरा छोटा राज्य हो जाता है, सबसे छोटा आपका गोवा हो जाता है। और त्रिपुरा जो है 1 जुलाई 1963 से केंद्र शासित प्रदेश था, जो 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य बना दिया गया। ठीक है, 1963 में जो है केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन 21 जनवरी 1972 को उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। बात करेंगे इसकी राजधानी की, तो त्रिपुरा की राजधानी हो जाती है अगरतला। इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है, वो कौन सा हो जाएगा? तो इनमें से आपसे पूछा गया है कौन सा कारक नहीं है। तो ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र, तो ये जो है निर्माण में योगदान देता है। रूस में समाजवादी क्रांति, ये भी हो जाता है। और अमेरिका में अधिकारों का विधेयक, ये भी हो जाता है। लेकिन औद्योगिक क्रांति जो है कहीं भी भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान नहीं देती है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा में आपसे पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो आपसे पूछे जाएंगे आपकी परीक्षाओं में, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं बनता है। भारत के संविधान के निर्माण हेतु निम्न देशों के जो है सहायता ली गई है। किस किस से क्या क्या लिया गया है? तो ब्रिटेन की बात करेंगे तो ब्रिटेन से आपकी संसदात्मक शासन प्रणाली ली गई है।
एकल नागरिकता हो जाती है, विधि निर्माण प्रक्रिया हो जाती है, परमाधिकार लेख हो जाते हैं और संसदीय विशेषाधिकार द्विसदनवाद को से भी लिया गया है। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया? ये सब लिए गए हैं ब्रिटेन से। और संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करेंगे तो मूल अधिकार हो जाते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। न्यायालय की स्वतंत्रता हो जाती है, न्यायिक पूर्णावलोकन हो जाता है। और उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाना। और आपका सबसे बड़ी बात हो जाती है महाभियोग। ठीक है, महाभियोग ये हो जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका से। रूस से आपके कर्तव्य लिए गए हैं, कर्तव्य का जो प्रावधान है और समाजवादी जो व्यवस्था है वो ली गई है आपकी रूस के संविधान से। इसके बाद बात करेंगे आपके दक्षिण अफ्रीका की। तो दक्षिण अफ्रीका में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो प्रावधान है, ये राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन हो जाता है। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका में। और इसको कहते हैं कि फ्री में जो है वहां से ली गई है संशोधन की प्रक्रिया। बात करेंगे पॉइंट नंबर 5 के बारे में। तो आयरलैंड से आपसे पूछा जाता है नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं आपके आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व। इसके बाद आपका आ जाता है भाग 3। और भाग 3 में आपको दिया गया है संविधान सभा के प्रमुख भाग। प्रमुख भाग और प्रस्तावना भी जो है इसमें दी गई है। तो प्रमुख भाग में कौन कौन से हो जाते हैं? तो प्रमुख भाग में सबसे पहले आपकी आ जाती है प्रिम्बल। प्रिम्बल यानी प्रस्तावना। और प्रस्तावना से जो है कई बार आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो सब हम आपको दिखाने वाले हैं इसी वीडियो में। तो सबसे पहले बात करेंगे पहले क्वेश्चन के बारे में। संविधान सभा के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श जो है कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं फ्रांसीसी संविधान से। ठीक है, फ्रांसीसी संविधान से लिए गए हैं। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूपी ट्रिपल एससी सप्लाई इंस्पेक्टर की परीक्षा में। और संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व विचार आदर्श फ्रांस के संविधान से ग्रहण किया गया है। फ्रांसीसी क्रांति के समय क्रांतिकारियों ने राजशाही की निरंकुशता के विरुद्ध स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा प्रतिपादित कर क्रांति को सफल बनाया था। ठीक है, इसीलिए जो है वहां से इसको लिया गया है। भारत के संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा गया है? भारत के संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा गया है? तो ये कहा जाता है आपका आमुख। ठीक है, आमुख कहा जाता है भारत के संविधान की प्रस्तावना को। बात करेंगे इसके बारे में। भारत के संविधान की प्रस्तावना को आमुख यानी प्रिम्बल कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, प्रिम्बल इसको कहा जाता है। और प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक, मौलिक मूल्यों का भी उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार है। जो हमारे संविधान के आधार है उनका भी उल्लेख इसमें किया गया है। के एम मुंशी के अनुसार प्रस्तावना जो है हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। पंडित ठाकुरदास भार्गव के द्वारा जो है प्रस्तावना को क्या कहा गया है? तो इनके द्वारा प्रस्तावना को कहा गया है संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, संविधान की आत्मा है और संविधान की ये कुंजी भी है। ठीक है, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है पंडित ठाकुरदास भार्गव के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य ये आपसे पूछा जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य तो ये हो जाएगा आपका व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को जो है सुरक्षित करना है। ठीक है, और बात करेंगे इसके बारे में जो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो मूल उद्देश्य है ये व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुरक्षित करना है। और प्रस्तावना का जो लक्ष्य है वो सभी नागरिकों को समान आर्थिक और राजनीतिक न्याय और विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करना है। ठीक है, ये हो जाता है आपका प्रस्तावना। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को की समानता का वचन देता है। किसकी समानता का वचन देता है? तो ये देता है हैसियत और अवसर की समानता का वचन देता है भारतीय संविधान अपने नागरिकों को। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया कनिष्ठ की परीक्षा में। बात करेंगे इसके बारे में। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में हैसियत यानी जिसको प्रतिष्ठा कहा जाता है और अवसर की समानता की बात की गई है। और समानता का जो अधिकार है भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 14 से 18 में उल्लेखित है। और ये जो अधिकार है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, यह अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में किसके संविधान
निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है तो ये जाना जाता है प्रस्तावना को, ठीक है? ये कई बार क्वेश्चन आपकी परीक्षा में रिपीटेड होते हैं और ये रिपीट होते चले जाते हैं। ये बार-बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये भी जो है लेखपाल की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना जाता है और इसमें जो है संपूर्ण संविधान का मूल निहित है, ठीक है? और संविधान सभा के विद्वान सदस्य ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। तो किसने कहा है? तो ये कहा है ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है किसने जो है संविधान की आत्मा कहा है। और प्रस्तावना में प्रयुक्त जो शब्दावली है वो है हम भारत के लोग। ये पहले वर्ड हैं जो 4 अक्षर हैं पहले संविधान के। हम भारत के लोग से जो है संविधान शुरू होता है, ठीक है? और ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। बात करेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। ये आपका हो जाता है बी, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट से कौन-कौन से क्वेश्चन बार पूछे जाते हैं वो भी हम देख लेते हैं। बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन-सा अधिकार शामिल है? अनुच्छेद 19 की बात की गई है। अनुच्छेद 19 में कौन-सा अधिकार शामिल हो जाएगा? तो ये हो जाता है वाक यानी बोलने और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। ये हो जाता है आपका जो बोलने का और अभिव्यक्ति की आज़ादी का जो अधिकार है, ये दिया गया है आपका अनुच्छेद 19 में, ठीक है? और यही जो है आपसे पूछा जाता है और ये पैट में भी पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद बात करेंगे जो बाकी हो जाते हैं और ये आपसे बार-बार पूछे जाएँगे। समानता का अधिकार ये अनुच्छेद 14 से 18 में हो जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार ये 19 से 22 में हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में हो जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 और 28 में हो जाएगा। इसके बाद आपसे पूछा गया है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये हो जाते हैं भाग 29 और 30 में। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है ये हो जाता है आपका भाग 32 में, ठीक। ये हो जाता है आपका अनुच्छेद 32 में, ठीक है। ये आपके हो जाते हैं अनुच्छेद, इनसे संबंधित हो जाते हैं ये मौलिक अधिकार। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है तो वो करता है अनुच्छेद 29, ठीक है। ये दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। बात करेंगे इसके बारे में तो 29 जो है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 30 की बात करेंगे तो ये शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन में अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 26 की बात की गई है तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की जो स्वतंत्रता है ये दी गई है आपकी अनुच्छेद 26 में। अनुच्छेद 27 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा किसी विशिष्ट धर्म की अभिव्यक्ति के करों के सदस्यों के बारे में स्वतंत्रता, ठीक है। ये हो जाता है आपका अनुच्छेद 27, ठीक है। ये सारे जो है आपकी बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? किसके पास है मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति? तो ये हो जाती है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा के लिए। बात करेंगे इसके बारे में। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है और अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 26 के तहत उच्च न्यायालय। आप बात करेंगे जो अनुच्छेद 32 है उसके तहत तो ये हो जाता है सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 26 के तहत उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है। ये अनुच्छेद आपको याद रखने हैं, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए नमस्कार।